हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक एमपीपीएससी की तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। दोस्तों, एमपीपीएससी प्री 2020 के लिए आयोग ने नया सिलेबस भी इंट्रोड्यूस किया। इस सिलेबस की एनालिसिस आज के वीडियो लेक्चर में हम करेंगे। साथ ही साथ इस सिलेबस को किन बुक्स से पढ़ा जाए और एमपीपीएससी को 100 डेज में कैसे क्रैक किया जाए, इसके बारे में आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो लेक्चर टोटली एमपीपीएससी प्री से संबंधित है और हम पूरा फोकस हाउ टू क्रैक एमपीपीएससी प्री इन 100 डेज। यदि आपने बिगिनिंग आज से ही शुरू की है या इस वीडियो लेक्चर देखने के बाद पहली बार बिगिनिंग करेंगे, तब भी हम 100 डेज में कैसे क्रैक करें, इसके बारे में इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, करेंटली डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, जिसे सामान्य भाषा में आरटीओ के रूप में जाना जाता है, के रूप में पोस्टेड हूं और मैंने सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में कई दिन तक गाइडेंस दी है। दोस्तों, आज जिस सिलेबस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो एमपीपीएससी 2020 के लिए लोक सेवा आयोग द्वारा नया सिलेबस है। जो पीएससी प्री का 2020 का पेपर है, उसमें 2 पेपर्स आयोजित होंगे। पहला पेपर है सामान्य अध्ययन का, दूसरा पेपर है सीसैट का, यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का। दोस्तों, दोनों पेपर में 100 क्वेश्चंस आएंगे और प्रत्येक पेपर में जो टोटल मार्क है वो 200 होंगे। जो सीसैट का पेपर है दोस्तों, वो जो प्रीलिम्स की मेरिट लिस्ट बनती है उसमें शामिल नहीं किया जाता और सिर्फ उसके मार्क्स क्वालिफाइंग। तो आज का जो बेसिक फोकस रहेगा इस लेक्चर का वो रहेगा कि सामान्य अध्ययन में कौन सी बुक लिस्ट को फॉलो करें और साथ ही साथ हम बात करेंगे सीसैट के लिए आपको कौन सी बुक को फॉलो करना है जिससे आप उसे क्वालिफाई कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि पीएससी ने जो 2020 का नया सिलेबस जारी किया है, इस सिलेबस में जो सामान्य अध्ययन का सिलेबस है यानी जनरल स्टडीज का, उसको 10 पार्ट में डिवाइड किया है और इसमें कहीं ना कहीं जो एमपी है, मध्य प्रदेश, उस पर फोकस बढ़ा है। यानी जो परसेंटेज वाइज जो सिलेबस है उसमें मध्य प्रदेश का सेक्शन लगभग 3 सेक्शन है, यानी लगभग 30% है। दोस्तों, तो इस साल का जो एमपीपीएससी का सिलेबस है उसके लिए आपको मध्य प्रदेश पर विशेष फोकस करना है। दोस्तों, जो सिलेबस का पहला पार्ट है या पहला सेक्शन है, उस सेक्शन में है मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। यदि मैं इस सेक्शन को देखता हूं तो इस सेक्शन के लिए हमारी मध्य प्रदेश की जो 2 बुक रिकमेंड मैंने की है, वो बुक्स में से यदि आप स्टडी करेंगे तो कवर हो रहा है। तो बुक मध्य प्रदेश संपूर्ण अध्ययन, उपकार पब्लिकेशन की, सादाब अहमद सिद्दीकी साहब द्वारा लिखी गई है। दूसरी बुक है मध्य प्रदेश एक परिचय, जो मैग्रो हिल पब्लिकेशन की है और श्री जितेंद्र भदौरिया जी द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, जो सिलेबस का दूसरा सेक्शन है उसमें है भारत का इतिहास। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री है उसके लिए आपको ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान, यानी ल्यूसेंट की जो सामान्य ज्ञान है, इस बुक से आपको एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो मॉडर्न हिस्ट्री है या आधुनिक भारत है, उसके लिए स्पेक्ट्रम की बुक है, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की, श्री राजीव अहीर जी द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, जो सामान्य अध्ययन का तीसरा सेक्शन है वो सेक्शन है मध्य प्रदेश का भूगोल। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के भूगोल के बारे में यदि हम बात करते हैं तो जो बुक मध्य प्रदेश के लिए रिकमेंड की थी
ऑलरेडी उन्हीं बुक्स में से मध्य प्रदेश का भूगोल देखना है, जो बुक है मध्य प्रदेश संपूर्ण अध्ययन और मध्य प्रदेश एक परिचय। इसके बाद में दोस्तों जो फोर्थ सेक्शन है वो है भारत एवं विश्व का भूगोल, यानी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड। इसके लिए आपको 3 रिसोर्सेज हैं, उनको फॉलो करना है। जो सबसे पहला रिसोर्स है वो है ओरिएंट लॉन्गमैन के एटलस। आपको जो फिजिकल ज्योग्राफी है उस सेक्शन में जाना है और वहां पर देखना है, यदि इंडिया पढ़ रहे हैं या वर्ल्ड का मैप देख रहे हैं या मध्य प्रदेश का देख रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी सेक्शन में देखना है जो एटलस है उसके, कि कहां पर रिवर्स हैं, कहां माउंटेन्स हैं, कौन सा माउंटेन सबसे बड़ा है दुनिया का। इन चीजों को आप ओरिएंट लॉन्गमैन के एटलस से देख सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी बुक है वो है ज्योग्राफी बाय महेश कुमार वर्णवाल। ये कॉस्मोस पब्लिकेशन की बुक है और इस बुक में को यदि आप ब्लैक स्वान का जो एटलस है इसके साथ में मिक्स करके देखेंगे तो आपकी ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा मेरा ज्योग्राफी के लिए एक सजेशन है इसके साथ साथ कि अपन ल्यूसेंट का जो सामान्य ज्ञान की बुक है उसको भी देखें। दोस्तों इसके अलावा जो 5th सेक्शन है वो है राज व्यवस्था के बारे में, मध्य प्रदेश की राज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के बारे में। मध्य प्रदेश की राज व्यवस्था सेक्शन के लिए इंडियन पॉलिटी की जो एम लक्ष्मीकांत की बुक है मैग्रॉ-हिल पब्लिकेशन की, अपन उससे पढ़ें और साथ ही साथ मध्य प्रदेश एक सामान्य परिचय जो भदौरिया जी की बुक है उससे देखें। इसी तरह मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए जो इंडियन इकोनॉमी मैग्रॉ-हिल पब्लिकेशन की श्री रमेश सिंह द्वारा लिखी गई है उससे पढ़ेंगे। साथ ही साथ जो मध्य प्रदेश एक परिचय श्री भदौरिया जी की बुक है इससे स्टडी करेंगे। दोस्तों इसके बाद में जो 6th सेक्शन है वो है भारत की राज व्यवस्था एवं अर्थव्यवस्था के बारे में। दोस्तों जो इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी के लिए 2 स्टैंडर्ड बुक्स हैं, दैट इज इंडियन पॉलिटी के लिए बुक है मैग्रॉ-हिल पब्लिकेशन की एम लक्ष्मीकांत द्वारा लिखी गई, ये सर्वश्रेष्ठ बुक है। और इंडियन इकोनॉमी के लिए बुक मैग्रॉ-हिल पब्लिकेशन की श्री रमेश सिंह जी द्वारा लिखी गई बुक है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। यानी जो रिसोर्स मटेरियल है पॉलिटी और इकोनॉमी के लिए वो है मैग्रॉ-हिल पब्लिकेशन की इंडियन इकोनॉमी श्री रमेश सिंह द्वारा लिखी हुई। इसके बाद यदि हम बात करते हैं नेक्स्ट सेक्शन या 7th सेक्शन की, दैट इज साइंस एंड एनवायरनमेंट। साइंस एंड एनवायरनमेंट के लिए जो बुक रिसोर्सेज हैं वो आप फॉलो करें एनसीईआरटी की 8 to 10 तक की विज्ञान या साइंस की बुक, विज्ञान या साइंस की किताब, ठीक है। और इसके अलावा आप ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान में से विज्ञान और पर्यावरण को जरूर पढ़ें। तो दोस्तों ये था 7th सेक्शन के बारे में। यदि 8th सेक्शन की बात करें, दैट इज रिगार्डिंग नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स। इसमें जो यदि हम 100 डेज की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं और बिगनर हैं आप, तो आप घटना चक्र पढ़ सकते हैं। यदि आपने पहले स्टडीज की हुई हैं और डीप स्टडी करते हैं और आपको मेंस को साथ साथ टारगेट कर रहे हैं, तो आपको दृष्टि पब्लिकेशन द्वारा जो मैगजीन मासिक पत्रिका निकाली जाती है, मंथली मैगजीन, उसका अध्ययन कर सकते हैं या प्रतियोगिता दर्पण का अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन बिगिनर्स को सलाह है कि ये जो दृष्टि मैगजीन है या प्रतियोगिता दर्पण की मैगजीन है उसमें इन डेप्थ एनालिसिस है और आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, क्योंकि बिगिनर्स को समय के हिसाब से अभी हम बात करेंगे कितना समय की आपको स्टडी करनी चाहिए। तो बिगिनर्स के लिए समय उतना डिवोट करना उन मैगजीन्स के लिए संभव कई बार नहीं हो पाता है।
तो शुरुआत में आप घटना चक्र पढ़ सकते हैं, फिर धीरे धीरे आप उन मैगजीन्स की तरफ जा सकते हैं। घटना चक्र से भी एमपीपीएससी का करंट अफेयर्स कवर हो जाता है। दोस्तों, इसके अलावा जो यदि हम बात करें नेक्स्ट सेक्शन की, दैट इज रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में है, यानी जो सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में बात करें, तो इसके लिए मेरा सजेशन है, जितने टॉपिक्स आपको दिए हुए हैं वो इंटरनेट पे रिसोर्स मटेरियल इंटरनेट से लें और इंटरनेट के जो रिसोर्स मटेरियल है उसको स्टडी कर लें, तो उससे ये कवर हो जाएगा। आपको सिलेबस में जो टॉपिक्स दिए हैं उनको देखना है और इंटरनेट से मटेरियल को देख लेना है। दोस्तों, ये जो 10 सेक्शन है, 10वां सेक्शन, उस सेक्शन में आपको बात की हुई है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिक स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशंस, यानी संवैधानिक या वैधानिक संस्थाओं के बारे में। तो दोस्तों, ये जो टॉपिक है, ये मैक्सिमम टॉपिक आपको जो इंडियन पॉलिटी की एम लक्ष्मीकांत है, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था के लिए एम लक्ष्मीकांत जो बुक है, उससे आपको कवर हो जाएगी। इसके साथ साथ आप इंटरनेट से देख सकते हैं कुछ टॉपिक, जो 1-2 टॉपिक होंगे जो बुक में नहीं कवर है, और आप मेरे YouTube चैनल डॉक्टर जितेंद्र शर्मा पर भी देख सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा हमें जब भी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो न्यूज़पेपर रीडिंग करना है। हर हालत में न्यूज़पेपर, जो डेली न्यूज़पेपर है, जो भी आपको पसंद आता है, उसे आपको पढ़ना है। और उस न्यूज़पेपर में क्या पढ़ना है, इसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। एक वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है। दोस्तों, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप पिछले क्वेश्चन पेपर्स की स्टडीज करें, यानी जो पहले क्वेश्चन पेपर सिविल सर्विसेज या एमपीपीएससी प्री में पूछे गए हैं उनको आप देखें। तो मेरा सजेशन दोस्तों ये है कि पिछले 4-5 साल के क्वेश्चन पेपर हैं, सिर्फ उनको ही देखना है। उससे पहले के क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे, बहुत पुराने पेपर्स, तो उनमें करंट अफेयर से एकदम अलग था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, तो आपको लगेगा कि ये तो चीजें मुझे क्लियर नहीं है। तो दोस्तों, आप क्वेश्चन पेपर देखें और उससे एनालिसिस होती है, उससे पॉइंट्स मिलते हैं कि कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, तो इनकी आप स्टडी जरूर करें। दोस्तों, कई छात्रों से इंटरेक्शन में बात सामने आई, तो पूछते हैं बिगिनर्स स्पेशली कि कितने समय पढ़ना चाहिए। देखिए, मैंने अपनी प्रिपरेशन को काफी समय दिया और डिफरेंट पोस्ट पर पोस्टिंग के दौरान मैं तैयारी किया, तो मेरा जो अनुभव है उसके आधार पर मैं आपको बताता हूं। यदि आप पोस्टेड हैं तो आप कोशिश करें कि डेली 6 आवर्स की स्टडीज करें, कम से कम 6 आवर्स निकालना है आपको जॉब के अलावा, ठीक है। इसके अलावा आपको, यदि आप बिगिनर हैं, फ्रेश हैं और अभी घर पे रह के पूरी तरह तैयारी कर रहे हैं, तो कम से कम आपको 8 to 9 आवर्स का समय स्टडीज के लिए देना है, यदि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं। दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि सिविल सर्विसेज का सिलेबस यदि हम 100 डेज में कवर करना चाहते हैं, तो एवरेज 9 आवर्स पर डे बिगिनर्स को देना है। क्योंकि जिनकी पोस्टिंग हुई है, उन्होंने कुछ स्टडी की है, तभी वो कहीं सेलेक्ट हुए हैं, तो डेफिनेटली उनके साथ ये भी प्रॉब्लम है कि उन्हें 8 आवर्स जॉब में देना ही है, तो उनके लिए 6 आवर्स का स्टडी टाइम इज ओके। दोस्तों, इसके अलावा हम एक टेक्निक पर काम करते हैं हमेशा, जो मैंने अपनाई, आपको अच्छी लगे तो अपना सकते हैं, विजिलेंस थ्योरी। विजिलेंस थ्योरी यानी हमारा जो दिमाग है वो 30 मिनट्स तक बहुत एक्टिव रहता है। बेसिकली ये 35 मिनट्स का कॉन्सेप्ट है, पर मैंने इसे 30 मिनट में डिवाइड किया है। बहुत एक्टिव रहता है, हम जो कर रहे हैं उसी में इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे हमने अभी पॉलिटी शुरू की, तो उसमें हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल राइट्स या कोई अन्य टॉपिक, तो फंडामेंटल राइट्स पढ़ने में 30 मिनट से ज्यादा समय लगेगा। चूंकि आप बिगिनर हैं तो आपको 5-6 आवर्स भी लग सकते हैं उसको पूरी तरह समझने में। अब आपने सोचा कि मैं आज खत्म कर दूंगा फंडामेंटल राइट्स को,
तो आप एक साथ बैठे हुए हैं, लेकिन 30 मिनट्स के बाद आपका दिमाग का जो विजिलेंट है, जो ब्रेन विजिलेंस है, वो कम हो जाएगा और आपका दिमाग कहीं घूमने भी जा सकता है। ये मन है कहीं भी। लेकिन यदि आप आफ्टर 30 मिनट्स, प्रत्येक 30 मिनट्स के बाद यदि आप 1 मिनट का ब्रेक लेंगे तो आपका विजिलेंस कंटिन्यू एक्टिव रहेगा और आपके लिए नए 30 मिनट्स होंगे। आप यानी विजिलेंस के लेवल में टॉप पर रहेंगे और आप ज्यादा गेन कर पाएंगे। तो 1 मिनट का जो ब्रेक लेना है उसमें आपको चेयर से, जब पढ़ रहे हैं चेयर टेबल पर या कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, वहां से उठ सकते हैं, थोड़ा पानी पी सकते हैं, कुछ भूख लगे तो बिस्किट वगैरह ले सकते हैं। लेकिन इस ब्रेक में आपको कहीं भी ना तो फ्रेंड से बात करनी है, ना टीवी देखनी है, ना सोशल मीडिया पर जाना है, बिकॉज फिर नहीं तो ये टाइम जो है ना, आपने 1 मिनट का जो ब्रेक लिया वो घंटों का हो सकता है, यानी आवर्स तक आपके वेस्ट हो सकते हैं। और यदि आप फिर से बैठेंगे 30 मिनट्स तो आपको विजिलेंस के रूप में बहुत आप एक्टिवली स्टडीज करेंगे और आपकी स्टडीज बहुत फ्रूटफुल हो सकती हैं। आप इस थ्योरी को अपनाइए और यदि लगता है आपके लिए फ्रूटफुल है तो इसे कंटिन्यू करिए, नहीं तो ड्रॉप इट। दिस इज द माइंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी। मैंने कई स्टूडेंट्स को इसके ऊपर बोला है और उन्होंने कहा है कि प्रॉफिट हुआ है। यदि आपको लगता है इट इज गुड फॉर यू देन ओके। दोस्तों, जो प्रीलिम्स परीक्षा है ये क्वालिफाइंग नेचर की परीक्षा है और टोटल जो सीट्स हैं उसके 15 टाइम्स स्टूडेंट्स इस परीक्षा के माध्यम से लिए जाते हैं। यानी जो मान लीजिए 200 सीट इस साल पीएससी ने अनाउंस की तो 3000 छात्रों को मेंस परीक्षा देने का मौका मिलेगा। यानी ये जो प्रीलिम्स परीक्षा है ये परीक्षा सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की है, लेकिन इसके माध्यम से ही आपका मेंस के लिए चयन होता है, जिसको मुख्य परीक्षा कहते हैं। और यदि प्रीलिम्स परीक्षा में आप क्वालिफाई करते हैं तभी आपको मेंस देने का मौका मिलेगा। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां इसलिए मैंने ये बात बोली है कि जो सेकंड पेपर है, स्पेशली जो इंजीनियर्स हैं या जिनका बैकग्राउंड मैथ्स का है, उन्हें लगता है सेकंड पेपर कई बार अपन लाइटली ले लेते हैं कि सेकंड पेपर ये हमारा इजी है और हम इजीली निकल जाएंगे। तो मेरा रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट्स से कि आप जो सेकंड पेपर है, हालांकि उसमें 40% क्वालिफाइंग मार्क्स हैं और उतने नंबर लाने के बाद जो यदि आप 90% भी लाते हैं तो नंबर ऐड नहीं होते हैं, तो बहुत ज्यादा फोकस नहीं करने की जरूरत है, ऐसा फील होता है। लेकिन हमें पुराने पेपर्स देखकर और एक बुक है अग्रवाल जी की, वो देख लीजिएगा। सब्जेक्ट के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स है उतने आपके आ जाएंगे, क्योंकि जो क्वालिफाइंग वर्ड है आपको लगता है कि नहीं मैनली तो मेरिट लिस्ट तो सामान्य अध्ययन के पेपर से बनेगी, जीएस के पेपर से बनेगी, लेकिन यदि क्वालिफाई नहीं करेंगे उस पेपर को तो आपके यदि 90% मार्क्स भी जीएस में आएंगे तो आप प्री क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि जो सेकंड पेपर है उसे थोड़ा सा आप समय समय पर देख लें, जिससे कि आप उसे क्वालिफाई कर लें। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं जो भी सिविल सर्विसेज है वो 3 स्टेज एग्जाम है। सबसे पहले प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में हमने बात की एमपीपीएससी प्री के बारे में, जो 2020 का जिसका डेट अनाउंसमेंट, एग्जाम डेट अनाउंसमेंट 11 अगस्त को किया जाएगा। दोस्तों, यानी हमारे पास लगभग 120-130 डेज मौजूद हैं, तो हम इन 100 डेज में बेस्ट वे में आपको स्टडी करनी है और डेफिनेटली मान लीजिए यदि इन बुक्स रिसोर्स को आप फॉलो करेंगे और यदि घर पर भी स्टडी करेंगे तो आप जरूर सिलेक्ट होंगे बिना किसी की मदद के। आप चाहें तो समय समय पर कुछ चैनल्स होते हैं उनके माध्यम से देख सकते हैं। मेरा भी एक चैनल है जिसमें समय मिलता है तो मैं वीडियो बनाकर डालता हूं फॉर द पर्पज ऑफ वेलफेयर ऑफ स्टूडेंट्स। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को स्टूडेंट्स में शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।